नमस्कार मित्रों, द फैक्ट क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब क्लास में साथियों, आज हम बलबन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर के 1286 तक शासन किया था गयासुद्दीन बलबन ने। मित्रों, कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको 65 भी मिलेगा। कारण है कि यह रजिया के समय, इसके पहले, इसके बाद बहराम शाह के समय, मसूद शाह के समय से ही शासन करने लगा था। मैं आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। गयासुद्दीन बलबन का जो वास्तविक नाम है वह बहाउद्दीन था और यह इल्तुतमिश का गुलाम भी था। साथियों, इलबारी जाति के गयासुद्दीन बलबन ने एक नए वंश बलबनी वंश की स्थापना की। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम का एक व्यक्ति खरीद करके 1233 ईस्वी में दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर जीतने के उपरांत गयासुद्दीन बलबन को खरीद लिया था। बलबन इल्तुतमिश के समय, विशेषकर अगर कहा जाए तो रजिया के समय में, अमीर ए शिकार बहराम शाही के समय में अमीर ए आखूर और मसूद शाह के समय में अमीर ए हाजिब और सुल्तान नसरुद्दीन के समय में अमीर ए हाजिब व नाइब जैसे पदों पर यह व्यक्ति रहा है। बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था, जिसको हम 40वां दल भी कहते हैं। जो इल्तुतमिश ने इस दल का गठन किया था, उसका भी यह सदस्य रहा है। इसने रजिया के समय में अमीर ए शिकार का पद जो प्रदान किया था। इसके बाद नसरुद्दीन की मृत्यु के उपरांत 1266 ईस्वी में अमीर सरदारों के सहयोग से यह बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन मित्रों, यह एक उपाधि थी और बलबन का जो वास्तविक नाम है वो बहाउद्दीन था और इसको हम बलबन के नाम से जानते हैं। बलबन जाति श्रेष्ठता में बहुत विश्वास रखता था। बलबन कहा करता था कि जब भी मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। ये बलबन कहा करता था। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त किया। अमीरों को शक्तिशाली होने से रोका। इसने अपने शासनकाल में हुए एक जो बंगाल का तुर्क विद्रोह था, उसको स्वतंत्र घोषित किया। मित्रों, बलबन इल्तुतमिश के पहले यह मंगोलों का गुलाम था। इसके बाद इल्तुतमिश का गुलाम बना और जब यह शासक बना तब गुलामों की दास्ता से मुक्त हो गया था। एक स्वतंत्र रूप से गद्दी पर बैठा था।
बलबन को गुस्सा बहुत आती थी। कहा जाता है कि क्रोधित होकर के बलबन ने जो शासक था तुगरिक खां, बंगाल का जो शासक था तुगरिक खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बलबन ने सूचना लगी थी कि तुगरिक खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, तो बलबन ने अवध के सूबेदार अमीन खां को भेजा, लेकिन वह असफल रहा। तो क्रोधित होकर के बलबन ने अमीन खां की हत्या कर दी थी और उसका सिर अयोध्या के फाटक पर लटका दिया था और स्वयं इस विद्रोह का बखूबी दमन किया था और बंगाल की तत्कालीन राजधानी लखनौती को उस समय विद्रोह का नगर कहा जाने लगा। बलबन ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था जिल्ले इलाही। यह बलबन की उपाधि थी। बलबन के शहजादे के लिए 18,000 घुड़सवारों की एक शक्ति सेना रखी थी। उसने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज को पुनर्गठित भी करवाया था। बलबन ने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए फारसी परंपरा पर आधारित सजदा और पाबोस के प्रचलन को अनिवार्य कर दिया था। मित्रों, सजदा का अर्थ होता है घुटने पर, घुटने के बल बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना, और पाबोस का अर्थ होता है पाँव को चूमना। बलबन ने अनिवार्य कर दिया था। बलबन ने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर एक आधारित था नवरोज उत्साह को भी आरंभ करवाया था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह और रक्त की नीति का पालन किया। इस नीति के जो अंतर्गत है विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री और बच्चों को दास बना लिया जाता था। यह सबसे कठोर नीति थी बलबन की, लोहे और रक्त की नीति। बलबन के राजस्व के बारे में अगर कहा जाए तो राजवंश अर्थात राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। राजत्व को देवी सिद्धांत मानते हुए बलबन ने कहा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का एक प्रतिनिधि होता है, उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात ही होता है। बलबन अपने को पैगंबर का प्रतिनिधि मानता था। ईरानी त्योहार नौरोज का भी आरंभ करवाया बलबन ने। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि भी प्रदान की थी। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे व्यक्ति रहा करते थे। 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा पुत्र महमूद अचानक एक बड़ी सेना मंगोल सेना से घिर जाता है और युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है और अपने प्रिय पुत्र मोहम्मद की मृत्यु के सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण 80 वर्ष की अवस्था में 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मृत्यु के पहले बलबन ने अपने दूसरे पुत्र बुगरा खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और बंगाल से वापस भी बुलाया, लेकिन बुगरा खां ने बंगाल में आराम पसंद
और स्वतंत्र जीवन को अधिक पसंद किया करता था और बंगाल में आराम करने लगा था और चुपके से बंगाल वापस चला गया। फिर इसके बाद बलबन ने अपने पौत्र मोहम्मद के जो पुत्र था के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना। बलबन शरीयत का कट्टर समर्थक था और वह दिन में 5 बार नमाज भी पढ़ा करता था। सुल्तान बनने के बाद उसने शराब और भोग विलास को पूर्णतः त्याग दिया था। बलबन ने अपने पौत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन इसने कुछ समय तक शासन किया। इसके बाद केकुबाद और क्यूमर्स ने शासन किया। 1287 से लेकर के 1290 तक केकुबाद और क्यूमर्स ने शासन किया। इसके बाद केकुबाद सरदार जमालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाया था, जिससे तुर्क सरदारों पर बुरा प्रभाव पड़ा। केकुबाद के समय मंगोलों ने तामर खां के नेतृत्व में सामना कर आक्रमण किया, लेकिन सेना द्वारा उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। तुर्क सरदार बदला लेने के बाद को सोचते ही रहे। केकुबाद को लकवा मार गया और प्रशासन के कार्यों में उसे अक्षम देखकर तुर्क सरदारों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को सुल्तान घोषित किया, किंतु जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उचित अवसर प्राप्त कर शमसुद्दीन का वध कर दिया और दिल्ली के तख्त पर स्वयं अधिकार करके खिलजी वंश की स्थापना हो गई। मित्रों, इस प्रकार से हमारा गुलाम वंश समाप्त होता है। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल द फैक्ट क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे सूचित करें। मित्रों, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।